अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपको ख़बर होगी कि इस्लामाबाद में भी कोई परसों शाम को एक वाक़या होता है कि जनाब साहब एक फ़ेमस टिकटॉकर सानिया यूसुफ़ के घर में घुस के गोलियां मारी जाती हैं। 2 गोलियां उनको मारी जाती हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी कल एक बयान आया IG की जानिब से कि उस मुलज़िम उमर हयात को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उमर हयात बेसिकली एक 22 साल का लड़का है जो ख़बर यही आई है कि वो जनाब साहब यही सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक और इंस्टाग्राम से छोटी मोटी पोस्टिंग करके और ब्रांड्स के लिए काम करके वीडियोस बना के छोटी मोटी अर्निंग करता है। इतनी कोई ज़्यादा अर्निंग नहीं थी उसकी। और जनाब साहब उसके वालिद साहब भी एक गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफ़िसर हैं। और अभी तो ये भी ख़बर आई है कि जनाब साहब कुछ अर्सा पहले, आज से कबल 2 साल पहले, उमर हयात के भाई, जो बड़े भाई थे, उन्होंने भी अपने आप को गोली मार के ख़ुदकुशी की थी। तो वो कोई अच्छी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखता। और जहाँ तक ख़बर ये भी मिली है कि जनाब साहब वो रेंट की गाड़ियों पे घूमता फिरता था और उनके साथ तस्वीरें लगाता था और उनको अपना क्लेम करता था। और वो सानिया यूसुफ़ के पीछे काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था कि वो चाह रहा था कि ये मेरे से फ्रेंडशिप करें। उनको काफ़ी दफ़ा उन्होंने प्रपोज़ भी किया कि आप मेरे से फ्रेंडशिप करें। काफ़ी दफ़ा अप्रोच भी किया। बहुत सी जगहों पे उनको आप कह सकते हैं कि उनका पीछा किया, उनको मिलने की कोशिश की गई। अक्सर फ्रेंड ज़ोन के ज़रिए कोशिश की कि कुछ फ्रेंड ज़ोन्स कॉमनली होते हैं, तो क्योंकि इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर्स हैं, तो टिकटॉकर्स में आपको पता है कि आप जिस कम्युनिटी में बैठते हैं मोस्टली वहाँ पे यही होता है कि एक दूसरे को जानने वाले मिल जाते हैं। तो इसी तरह उन्होंने रब्ता किया कि जनाब साहब हमारा किसी तरीके से उससे मेरी दोस्ती करवा दो, मेरी मुलाकात करा दो। और ख़बर ये भी मिली है कि जनाब साहब वो सानिया के घर काफ़ी दफ़ा गया भी है कि मिल सकें। और ये भी ख़बर मिली बल्कि कि सानिया ने ही उसको अपने घर की लोकेशन शेयर की थी एक दफ़ा कि उन्होंने जनाब साहब कोई गिफ्ट वगैरह देने हैं सानिया को, एज अ फ़ैन ट्रीट किया था। तो सानिया ने उनको अपनी लोकेशन शेयर की कि आप इधर पहुंचा दें। तो वो उसको पास इसलिए उसका घर का एड्रेस भी था, तो वो काफ़ी टाइम से मतलब उसको ट्रीट कर रहा, फॉलो अप कर रहा था। और जिस तरह के परसों ख़बर एक चल रही थी जनाब साहब रिश्तेदारों ने मारा सानिया को, और इस बिहाफ पे मारा कि गैरत के नाम पे मारा गया। तो देखा जाए तो गैरत के नाम पे मारा गया या रिजेक्शन के नाम पे मारा गया, सिचुएशन तो दोनों की तरफ एक ही बन जाती है कि जनाब साहब अगर आपको गैरत आ गई तो तब भी आपने उसको मार डाला। और सिचुएशन ये है कि अगर आपको प्रपोज़ किया आपने उसको और उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उस सिचुएशन में भी आपने उसको मार डाला। दोनों सिनेरियोज़ में देखा जाए तो मौत तो एक औरत की हुई है, एक लड़की की हुई है, और एक लड़की भी जवान 17 साल की। तो ये उनकी वालिद और वालिदा के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और मैं कुछ ये भी देख रहा था कि हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है कि मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें भी आई, पिक्चर्स भी आई, कुछ मैंने कमेंट्स भी पढ़े लोगों के, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, आपके सामने भी आई होंगी कि जनाब साहब बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे इस चीज़ पे कि अच्छा हुआ इसको मार दिया गया, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और कुछ ने तो बल्कि ये भी कहा कि गुनाह से बच गई और गुनाह करने से बच गई। तो हम कैसे फ़ैसला कर सकते हैं? मुझे बताएं कि एक इंसान की आप जान ले रहे हैं और आप उसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। बहुत से एक तो मैंने कमेंट ऐसा पढ़ा, मुझे उस पर अफसोस हुआ कि एक बंदे ने कमेंट किया हुआ कि जनाब साहब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसकी मौत पे आज गाने लगा के नाचूं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी बात है ये। मतलब आप कह रहे हैं कि जनाब साहब आप क्यों उसको आप गाने लगा के नाचना चाह रहे हैं, क्यों नाचना चाह रहे हैं? मुझे ये बताएं। आप इसलिए नाचना चाह रहे हैं कि जनाब साहब उस लड़की का कत्ल हो गया, या इसलिए नाचना चाह रहे हैं कि उसके माँ बाप ने एक अपनी बेटी को खो दिया है, या उसलिए नाचना चाह रहे हैं कि जनाब साहब वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी तो जिस वजह से आप नाचना चाह रहे हैं, जश्न मनाना चाह रहे हैं। तो आप भी तो वही कर रहे हैं जिस गानों पे वो अगर वीडियोस बनाती थी अपनी, तो आप भी तो वही कर रहे हैं कि गानों पे बैठ के अपनी वीडियोस बना के जनाब साहब कहेंगे कि जनाब साहब मैं जश्न मना रहा हूँ। बट ख़बर ये मिली कि जनाब साहब सानिया यूसुफ़ के बर्थडे था 2 अप्रैल को, तो 2 जून को
2 जून को उनका बर्थडे था, तो वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तो इसी तरह ये हुआ कि जनाब साहब उनको उमर हयात की उर्फ काका की जानिब से कांटेक्ट किया गया कि मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, आपके बर्थडे का केक कट करना चाहता हूँ। ख़बर ये थी कि वो कुछ दिनों से इस्लामाबाद ही था, रेंट की गाड़ी लेकर आया हुआ था इस्लामाबाद, और एक ड्राइवर था उसके साथ। तो वो जनाब साहब उसने कहा कि मैं आपके बर्थडे का केक कट करना चाहता हूँ, तो मैं आपका केक करने के लिए आना चाहता हूँ। तो वो घर गया, उसने उसको घर बुला लिया, उसने कहा चलें आप घर आ जाएं और आप मेरा बर्थडे का केक कट कर लें। तो उस चीज़ पे वो जनाब साहब वो गए और उसके घर केक कट किया। उसके साथ वो जो ड्राइवर भी था और एक और सुनने में आया कि उसका कज़न था या रिश्तेदार था, जो भी था, वो 3 बंदे थे। तो वो वहाँ पे केक कट कर रहे थे। तो उन दोनों को बड़ा एम्बैरेसमेंट फ़ील हुआ कि आसपास के लोगों ने जब देखा कि जज कर रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, तो इसलिए वो वहाँ से फ़ौरन से चले गए। तो उमर हयात को उस चीज़ का बड़ा वो मतलब उसको दिल पे हुआ कि यार ये क्या, मतलब मेरी इंसल्ट कर दी गई है। तो वो वहाँ से उस टाइम तो चला गया, मगर उसके जाने के बाद कुछ देर बाद उसको उस चीज़ का वो एक क्या कह सकते हैं आपके गुस्सा था कि मेरी बेइज्जती हुई है वहाँ पे। और सुनने में ये भी खबर मिली थी कि जनाब साहब वहाँ पे भी उसने उसको प्रपोज़ ही किया था एक दफ़ा फिर कि यार आप मेरे से फ्रेंडशिप कर लें। तो उसने रिजेक्ट किया, तो शायद इसकी वजह से उसको जनाब साहब उस चीज़ का गुस्सा था कि उनके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। तो वो जनाब साहब फ़ौरन से वहाँ पे गया दोबारा और उसके घर के दरवाज़े में ही उसको गोलियां मार दी 2। हमें तो ये भी आसपास के लोगों से बात करके पता चला कि उनके अहले इलाका जो थे सना यूसुफ के उसको गोली मारने के बाद काफ़ी देर वहाँ पे वो बेचारी तड़पती रही। उसकी माँ चिल्लाती रही कि कोई मेरी बच्ची को बचाए, कोई मेरी बच्ची को बचाए। रेस्क्यू टीम भी वहाँ पे फ़ौरी ना पहुँच सकी। 1122 को फ़ौरन कॉल की गई, इत्तला की गई, मगर वो वहाँ पे फ़ौरी ना पहुँच सके। उसके बाद आस पास के लोग तमाशमीन सारे खड़े रहे। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग हमें मिले थे, बकौल उनके ये था कि जनाब साहब हमने आखिरकार मुझे इस चीज़ का हुआ कि यार कोई भी आगे नहीं बढ़ा, तो मैंने उसको उठाया, अपनी गाड़ी में रखा और हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे कि तो रास्ते में ही वो इंतकाल कर गई। तो आप ख़ुद बताएं कि ये चीज़ क्या इतनी आसान है कि किसी की जान ले लेना और उस पर आप इस तरह की बातें करना कि जनाब साहब पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कह सकते हैं आप कि इनको जितना हम लोगों ने माशरे में इनको उठाया हुआ ऊपर, इतना शायद नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, हमारे माशरे में ये बहुत सरेआम हो रहा है कि एक फ़ेम के लिए नाच गाना थोड़ा सा आम हो चुका है आज के दौर में। कुछ पैसों के लिए, कुछ पैसे तो नहीं होते, सॉरी टू से, मगर टिकटॉक वगैरह, टिकटॉक तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पे करता है, और वो इतना पे करता है कि जितना शायद आप एक नॉर्मल जॉब से जितनी भी एजुकेशन हासिल कर लें, जितनी भी डिग्रीज़ में इन्वेस्ट कर लें, वो आपको नहीं पे कर सकती कभी भी उस चीज़ के लिए। तो वो जब तक कह सकते हैं आप उसको कि ये चीज़ें होती हैं, तो वो इस वजह से थोड़ा सा फेम के चक्करों में आने के लिए वो आपको आजकल की यूथ जो है वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मूव ऑन कर रही है, स्पेशली लड़कियां। मैंने सना यूसुफ का सारा जिसे कह सकते हैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक चेक किया, मुझे कोई इसका वर्गल कंटेंट तो नहीं मिला अभी तक उसमें कोई इस तरह का जब मैं कह सकूं कि यार ये बनना नहीं चाहिए था। ठीक है, वो भी एक जवान लड़की थी, उसको भी फेम चाहिए था, उसने भी अपना टिकटॉक पे आना मुनासिब समझा, उसने वीडियोस बनाई और उसकी फैमिली ने उसको शायद उस चीज़ से नहीं रोका, सपोर्ट किया। स्पेशली वो ये था कि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बात हुई थी उनकी वालदा से कुछ 3-4 महीने कबल। तो मेरे दोस्त ये बता रहे थे कि उनकी वालदा चाहती थी कि ये एक सना यूसुफ जो हैं ये एक डॉक्टर बने, मैं चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है। और ये चित्राल की क्योंकि रिहायशगार इनकी रिहाइश थी, तो वो कहती थी कि ये डॉक्टर बन के चित्राल के लोगों के लिए मदद करें, उनके लिए वहाँ पे कोई अच्छा सा हॉस्पिटल या क्लिनिक टाइप में फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करें। और सना कहती थी कि मैं अपनी वालदा का ये ड्रीम पूरा करूँगी। तो बस वो ड्रीम तो ड्रीम ही रह गया। तो ये हमें आपको कहने की बात ये थी कि हम लोग टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फेम के लिए, कुछ पैसों के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
ठीक है, हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। वी आर लिव इन मुस्लिम कंट्री, सो दैट्स वाई हम लोग का थोड़ा सा है कि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इतनी आसानी से कि हमारे माशरे में इस तरह फहाशी फैलाई जाए। मगर मुझे सोचने की बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे स्टैंड लेना चाहिए। स्पेशली पेरेंट्स को तो लेना ही चाहिए, मगर गवर्नमेंट को भी ये लेना चाहिए। गवर्नमेंट के हैंड से ये हो जाना चाहिए 18 अंडर जितने भी हैं बच्चे हैं उनके अकाउंट्स क्रिएट ही ना हो। गवर्नमेंट को इस हिसाब का में स्टेप ले लेना चाहिए। और स्पेशली मेरा ये है कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि देखना चाहिए उन्हें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो सोशल मीडिया पे किस मतलब कि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। जो पैदा होके अभी साल का भी नहीं होता उसके माँ बाप उसको हाथ में मोबाइल दे देते हैं। हम बच्चे की तरबियत कैसी कर रहे हैं? हम तरबियत ऐसी कर रहे हैं कि एक बच्चा 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, या एक माँ का है और वो माँ की गोद में है। एक हाथ में माँ की गोद में वो बच्चा है तो दूसरे हाथ में वो मोबाइल है। हम तरबियत ही बच्चे की ऐसी कर रहे हैं कि हम लोगों ने मोबाइल के साथ उसका रिश्ता ही इतना अच्छा बना दिया है कि मतलब कि उनको जोड़ दिया है कि वो बच्चा मोबाइल की जाने भी भागता है। फिर हम लोग अगर बच्चा रोने लगता है, रोता है ज़रा सा, या चिड़चिड़ाहट होती है उसको, या कोई चीज़ की तलब होती है, कुछ खाना है, जो भी है, वो विदाउट मोबाइल फ़ोन या कार्टून्स के वो इस चीज़ की तरफ जाता ही नहीं है कि वो जब उसको हम खुद ही दे देते हैं कि ये लो रो रहा है, मोबाइल पकड़ें आप। और तो इसलिए वो मोबाइल की तरफ थोड़ा सा उसका रुझान। ठीक है, मोबाइल आपके लिए ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी है, आप आने वाला दौर है, दौर चेंज हो जाते हैं, सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह करें। और स्पेशली हमारे पेरेंट्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें इस चीज़ पे स्टेप लेना चाहिए। और थर्ड ये है, मेरा एक सवाल है बड़े कि एक लड़का 22 साल जिसकी उम्र है वो वेपन लेके एक पंजाब के शहर से इस्लामाबाद में आता है रेंट की कार लेके, और इजीली वो मूव कर रहा है। उसके पास लाइसेंस तो उस वेपन का हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलें एक तरफ हम मान लेते हैं उसके पास लाइसेंस भी है उस वेपन का, वैसे तो नहीं हो सकता। एक अनलाइसेंस वेपन वो एक पंजाब के शहर से निकलता है लेके, और इस्लामाबाद में वो घूमता है, 3-4 दिन स्टे करता है उसी वेपन के साथ, और वो उस लड़की के घर जाता है, कत्ल करता है, उसको गोलियां मारता है। वहाँ से वो निकलता है, वापस वो पंजाब जाता है। ना पंजाब की पुलिस ना इस्लामाबाद फेडरल की पुलिस इस मतलब कि कहीं भी उनको रोकती नहीं है, कहीं उनका चेक नहीं होता, कोई उसको वो नहीं है कि किस तरह वो इजीली वेपन लेके फिर, इस तरह तो कोई भी लेके फिर सकता है। फिर एक लाइसेंस वाले का तो चलो एक ठीक है, आप कह सकते हैं कि उसके पास लाइसेंस है, मगर एक नॉन लाइसेंस वेपन लेके वो इजीली पूरे मतलब कि पंजाब में से कितने शहरों को वो छोड़ता हुआ एक पंजाब इस्लामाबाद में एंटर हो रहा है इजीली, और फिर वहाँ पे कत्ल करके इजीली वो इतने शहरों को छोड़ से गुज़रता हुआ अपने घर जाता है। कैसे, क्यों? ये सवाल तो हमारी पुलिस से भी बनता है, हम पंजाब की पुलिस से बनता है, फेडरल की पुलिस से बनता है कि क्यों। और फिर दूसरा ये है, मेरा अपना ये मानना है कि उसके साथ जो वो ड्राइवर था और उसका जो रिश्तेदार था, कज़न वगैरह जो भी था, उनको भी इंक्वायरी में लेना चाहिए। उनको ये पता था कि उसके पास वेपन है, उन लोगों ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया, या उसको रोका क्यों नहीं? रोका जा सकता था, नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया? इसलिए नहीं रोका गया कि वो लड़की को मार दे। अगर वो रोकते उसको कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, वेपन लेके क्यों जा रहे हो, तो वो शायद ना मार मतलब कि क्यों, किस तरह करता वो कत्ल? एक गुस्से के लिए उसने एक औरत की जान ले ली, एक बच्ची की जान ले ली, 17 साल की बच्ची की जान ले ली। अगर अफसोसनाक एक वाक़या हुआ तो जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। वो गिरफ़्तार तो कर लिया उसको, उमर हयात उर्फ काका को 20 घंटे में या 22 घंटे में पुलिस की जानिब से, पर अब देखो कब तक उसको इंसाफ मिलता है, तो ये तो अब वक्त बताएगा। तो आगे की अपडेट आपको इंशाल्लाह ज़रूर दी जाएगी। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय लाजमी बताएं, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए दें इजाज़त, एक फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।